Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are studying the 16th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Financial Management and Planning. And this video is going to be part 3 from this chapter. So अभी तक आपने part 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. अभी तक इस चैप्टर में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, हमने मनी के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कितने टाइप की इनकम होती है, फिर हमने बजट के बारे में भी पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे सेविंग्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है सेविंग्स. सेविंग मीन्स keeping aside a part of your money or other resource for use in future or for further production. देखो सेविंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, आपके पास जो भी मनी है, आप उसको सेव करो फ्यूचर के लिए, वही हमारा सेविंग कहलाता है. ठीक है. सेविंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ देयर फ्यूचर नीड्स. क्यों किसी फैमिली के लिए सेविंग ज़रूरी होती है? ताकि वो क्या कर सके, वो अपनी फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा कर सके. सेविंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी टू सर्वाइव एंड ग्रो एज सेविंग लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन. तो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकॉनमी के लिए सेविंग्स ज़रूरी है. तो मतलब चाहे आप फैमिली के लेवल पे कर रहे हो, छोटे लेवल पे सेविंग कर रहे हो या बड़े लेवल पे सेविंग कर रहे हो, सेविंग सबके लिए ज़रूरी होती है. ठीक है. दिस हैपन्स व्हेन सेविंग are put to productive use by starting a business or depositing money in banks and financial institutions which mobilize public savings and use them फॉर प्रोडक्टिव यूज़. तो देखो ये जो सेविंग्स है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने अपनी अलमीरा में पैसे रख दिए, किसी बॉक्स वगैरह में पैसे रख दिए, नहीं, उसको सेविंग नहीं कहते. सेविंग का मतलब कि आपने जो भी पैसा आपके पास है, आप उसको कहीं लगाओ. ठीक है, कहीं उसको इन्वेस्ट करो ताकि आपको भी उससे कुछ फ़ायदा मिले और फिर हमारी कंट्री को भी उससे कुछ फ़ायदा मिले. ठीक है. सेविंग्स ऑफ अ फैमिली डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू सेव एंड विलिंगनेस टू सेव. देखो सेविंग जो है ना, वो डिपेंड करती है हमारी एबिलिटी पे भी कि हमारे पास कितना पैसा है. आपके पास जितना इनकम होगी आप उसी हिसाब से सेविंग कर पाओगे. इसके अलावा आपके अंदर सेविंग की इच्छा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन सेविंग की इच्छा नहीं है तो आप सेविंग नहीं कर पाओगे. Ability to save depends on per capita income. Higher income families have a higher potential to save compared to low income families who have little to save after taking care of their basic needs. तो जो higher income वाली family होती हैं वो उनके पास इनकम ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो सेविंग भी ज़्यादा कर सकती हैं. और अगर वहीं पे हम लोअर इनकम वाली फैमिलीज़ की बात करें तो इनके पास मनी इनकम कम होता है और साथ ही साथ इतना मनी इनके पास नहीं होता ना कि ये अपना ज़रूरतों को भी अच्छे से पूरा कर पाए. तो जब बेसिक नीड ही नहीं पूरा कर पाएंगे तो सेविंग कहाँ से कर पाएंगे. तो हायर इनकम वाली फैमिलीज़ अच्छे से सेविंग कर सकती हैं. ठीक है. Willingness to save depends upon the long-term goals of the family and how willingly they may be to sacrifice some luxuries इन द प्रेजेंट टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर. तो जो ये विलिंगनेस है ना, जो सेविंग की इच्छा है, ये किस पे डिपेंड करती है? फैमिली के लॉन्ग टर्म गोल पे. देखो अगर आपका गोल है कि आपको फ्यूचर में अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? सेविंग करोगे ही करोगे. तो विलिंगनेस होनी चाहिए, आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए जिसको पूरा करने के लिए आप सेविंग करोगे ही करोगे. ठीक है. और कभी कभी ये भी होता है ना कि हमारी जो फ्यूचर की नीड्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि हम उसके लिए अपनी प्रेजेंट की लग्जरीज़ को कुर्बान कर सकते हैं. ठीक है, उनको छोड़ सकते हैं. सेविंग मनी इज़ नॉट ईजी. देखो सबको पता है कि भले सेविंग के चाहे जितने भी तरीके हों लेकिन सेविंग ईजी नहीं है. इट टेक डिसिप्लिन, प्लानिंग, कॉपरेशन एंड हार्ड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स. तो इसमें क्या होता है? इसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, आपको प्लान करने की ज़रूरत होती है, कॉपरेशन की ज़रूरत होती है और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना उन सब को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है. कोई एक
अकेला चाह के भी सेविंग नहीं कर सकता। तो हर किसी को क्या करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा, हर किसी को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हर किसी को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बट सेविंग मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस। लेकिन भले ही देखो मनी को सेव करना ईजी नहीं है, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है मनी को सेव करना। और अगर आप आज मनी सेव कर रहे हो ना, तो कल को आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी। Saving for savings' sake is futile. Savings have meaning only when the purpose is well planned and understood by all family members and the money wisely invested for future use. देखो, अगर आप सिर्फ बचत करने के लिए बचा रहे हो तो बेकार है। अगर आप सेविंग कर रहे हो ना, तो वो किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए होनी चाहिए। आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको पता होना चाहिए कि वो क्यों सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको पता होगा, वो वेल प्लान तरीके से सेविंग करेंगे, तो आपके फ्यूचर में जो भी गोल्स हैं वो पूरे हो पाएंगे, ठीक है। सिर्फ पैसे को बचा के रखना ही सेविंग नहीं होती, किसी गोल के लिए पैसे को बचा के रखना सेविंग होती है, ठीक है। कि हमको कल को क्या करना है, एक घर खरीदना है, तो उसके लिए हमने क्या करा, पैसा सेव किया है, तो वो सेविंग कहलाएगा, ठीक है। तो सेविंग हमने पढ़ लिया कि क्या होती है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज यूजिंग द मनी फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप मनी को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। मतलब आपने सेव तो किया है मनी, लेकिन उससे भी आपको थोड़ी सी इनकम हो रही है। देखो, आप बैंक में पैसा रखते हो या कोई भी पॉलिसी खरीदते हो, LIC वगैरह हैं, जहाँ पे आप पैसा अगर लगाते हो तो आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट, थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इफ सेविंग्स आर पुट अंडर द फोल्ड of a sari or kept hidden in a picture, it is not going to result in investment. अगर आप पैसे को, सेविंग को अलमारी में बंद करके साड़ी के नीचे, साड़ी को में फोल्ड करके रख रहे हो, या कह सकते हो कि अगर किसी मटके में रख रहे हो और मटके में रख के उसको ज़मीन के नीचे दबा दे रहे हो, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपका पैसा जितना था उतना ही रहेगा। तो वो तो सिर्फ सेविंग हो गई ना, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हुआ। सेविंग हैव टू बी पुट टू प्रोडक्टिव यूज इन द इकोनॉमिक सेंस टू रिजल्ट इन इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग को हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें उससे थोड़ा सा फायदा मिले। इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। Investments may be in two types of assets, physical asset and financial assets. तो investments के भी दो assets हो सकते हैं, physical assets और financial assets. Savings, if put into bank accounts, post office or financial credit societies, institution, in shares and security insurance policies etc lead to formation of financial asset. देखो, अगर आप अपना सेविंग को कहाँ रख रहे हो, बैंक में रख रहे हो, पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जमा कर रहे हो, शेयर वगैरह खरीद रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे। They provide financial security to the family and are productive in economic terms. तो देखो, ये जो पैसा आपने लगाया है, बैंक में जमा किया है या पोस्ट ऑफिस में जमा किया है या कहीं पे भी जमा किया है, तो इसको हम फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। और इससे क्या मिलता है, इससे हमें बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, हमें कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे। अब फिजिकल एसेट क्या है? Savings in physical assets means using your saving to buy land, property, house, gold, household durables, etc. तो देखो, फिजिकल एसेट का क्या मतलब है कि आप अपने मनी का यूज़ करके लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स या कुछ भी खरीद रहे हो, तो उसको हम फिजिकल एसेट्स बोलते हैं। कि आपको इससे पैसे तो नहीं मिलेंगे फ्यूचर में, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में आप पैसे बचा रहे हो यहाँ पे भी, ठीक है। तो लैंड में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में भी बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, और अगर इन फ्यूचर उनको ज़रूरत है तो वो इसको बेच भी सकते हैं और
पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सब की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपने जितना लगाया था, जितना लगा के खरीदा था, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा जब आप उसको बेचने जाओगे तो, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको घाटा हो यहाँ पे, ठीक है। तो फिजिकल एसेट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको मंथली कुछ इनकम नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भले, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगर आप लैंड, हाउस, गोल्ड, प्रॉपर्टी ये सब खरीद रहे हो तो ये आपको क्या देगा, लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव रिटर्न देगा, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा समय तक एक अच्छा सिक्योरिटी देगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइनेंशियल एसेट्स को समझा और फिजिकल एसेट्स को समझा। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या था, जहाँ पे आप बैंक वगैरह में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगाते हो, जिससे आपको रिटर्न में पैसा मिलता है, पैसा ही मिलता है रिटर्न में, ठीक है। दूसरा क्या है, फिजिकल एसेट। इसमें आप कहीं पे पैसा लगाते नहीं, बल्कि आप लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, गोल्ड ये सब खरीद लेते हो, और इससे भले आपको रिटर्न में पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये आपको एक पॉजिटिव रिटर्न देता है, ठीक है। भले आपको पैसे के रूप में कुछ ना मिले, लेकिन एक तरह से इसमें भी सेविंग्स होती है। आप जो रेंट पे अगर घर में रह रहे हो, वहाँ पे जो आप खर्च कर रहे हो हर महीने, उससे आपको क्या मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी, और इन फ्यूचर आप इनको बेच भी सकते हो और उससे भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा। अब है प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग साउंड इन्वेस्टमेंट्स। जो सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके क्या प्रिंसिपल हैं, ठीक है, कैसे हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैमिलीज स्पेंड अ लाइफ टाइम एक्यूमुलेटिंग सेविंग्स। देखो फैमिली जो है वो अपना पूरा जीवन बिता देती हैं सेविंग करने में। दी सेविंग्स मस्ट बी इन्वेस्टेड वाइजली टू गिव द फैमिली गुड रिटर्न्स एंड ensure that the money is safe and available to them when they need it। तो जब भी आप सेविंग कर रहे हो, आपने इतने मेहनत से सेविंग की है, तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप बहुत ही वाइजली इन्वेस्ट करो, ताकि आपको अच्छा रिटर्न भी मिले और आपको एक सेफ्टी मिले। जब भी आपको अपने पैसे की ज़रूरत हो, आपको आपका पैसा वापस मिल पाए, ठीक है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट हमको करनी चाहिए। लेट अस नाउ डिस्कस द प्रिंसिपल अंडरलाइंग साउंड इन्वेस्टमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे उन प्रिंसिपल के बारे में जो बताते हैं कि कैसे सेव इन्वेस्टमेंट या साउंड इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो कहीं पे भी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा एकदम क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। अगर मान लो बुरे से बुरी सिचुएशन भी आ जाए तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होना वो आपको वैसे का वैसा मिल जाए, मतलब जो आपने पैसा लगाया है वो आपको वापस मिल जाए। द प्रिंसिपल इटसेल्फ हैज टू बी सेफ इफ इट इज टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड्स। तो जो क्या है, सबसे पहले ना कि हमको हमारा जो प्रिंसिपल मनी है वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। इंटरेस्ट और डिविडेंड तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो एकदम सेफ होना चाहिए। द प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ साउंड इन्वेस्टिंग। सेफ्टी कैन बी इंश्योर्ड बाय। तो प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ कैसे कर सकते हो, कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ रहे। तो owning securities in both government and private sectors like National Savings Certificate, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक्स। तो आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। पीपीएफ में आप अपना पैसा लगा सकते हो, किसान विकास पत्र खरीद सकते हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो पैसे को। तो इससे क्या होगा, एक सिक्योरिटी रहेगी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो सेफ रहेगा। इन्वेस्टिंग इन कंपनीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स। आप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कंपनीज जहाँ पे आपको लगे कि सिक्योरिटी रहेगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक है, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा।
ऑनिंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन डिफरेंट कंपनीज, आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप पैसा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, शेयर्स खरीदने टाइम एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, अगर कंपनी के शेयर गिरे तो हो सकता है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका डूब जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है शेयर और बॉन्ड्स खरीदते टाइम। फिर है स्टडिंग द मार्केट रेपुटेशन ऑफ द इशूज ऑफ द सिक्योरिटी। तो मैंने बताया ना अभी कि जब भी आप शेयर और बॉन्ड खरीद रहे हो तो आप क्या करो, मार्केट की रेपुटेशन को देख लो। आप देख लो कि क्या मतलब जो भी जिस भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, जिस भी कंपनी के आप शेयर खरीदने जा रहे हो, उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। फिर है वेरिंग द काइंड ऑफ सिक्योरिटीज परचेज्ड, एग्रीकल्चरल लैंड, रियल स्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड में अपना पैसा लगा रहे हो, रियल स्टेट में लगा रहे हो, स्टॉक्स में लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा उसकी सिक्योरिटी को चेक करना पड़ेगा। आप अगर ज़मीन ही खरीदना चाह रहे हो तो आप डिफरेंट टाइप की ज़मीन देखोगे कि कहाँ पे कौन सी ज़मीन में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए। आप डिफरेंट कंपनीज को देखोगे, उसकी मार्केट रेपुटेशन को देखोगे, तब पैसा लगाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रिवेलिंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, आप बिजनेस साइकिल को अच्छे से समझोगे कि मान लो जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो उसका बिजनेस कैसा है, ठीक है, क्या होता है, कैसे शेयर लगाया जाता है, कैसे बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, कैसे रियल स्टेट में पैसा लगाया जाता है, ये सब आपको थोड़ा सा बिजनेस समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम से कम तो सेफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि हमको ध्यान रखना है अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी का। दूसरा क्या है, दूसरा है रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्या मिलना चाहिए जब आप मतलब कहीं पे पैसा लगा रहे हो, तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसका रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो अच्छे रेट पे मिलना चाहिए। In general, the higher the rate of return on an investment, the greater the risk. Safety of principal and rate of return are inversely related. देखो होता है क्या कि जब आप हायर रेट पे इंटरेस्ट लेते हो तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है। रिस्क ये रहता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कोई कंपनी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही है आपके पैसे पे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रिंसिपल अमाउंट पे रिस्क होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, या तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले लो या तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी को इंश्योर कर लो, ठीक है। टू सम पीपल, पर्टिकुलरली दोज डिपेंडिंग अपॉन investments as their major source of income, regularity of income is more important than a higher but fluctuating return. तो देखो जो लोग सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हैं, किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, मतलब इन्वेस्टमेंट से ही उनको पैसा मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही अगर उनका मेन इनकम है, तो उनको क्या करना है, उनको ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि रेगुलरिटी ऑफ इनकम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि जो उनका रेगुलर इनकम है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर उनका इनकम का सोर्स ही इन्वेस्टमेंट है, उनको इंटरेस्ट से ही इनकम हो रही है, मतलब उनके इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ही अगर उनकी इनकम हो रही है, तो उनको क्या करना है, रेगुलरिटी पे ध्यान देना है कि उनको हर महीने क्या हो, इनकम हो, हर महीने उनको इंटरेस्ट मिले, ठीक है। मतलब जो भी जिस भी तरीके से इंटरेस्ट मिलता है, साल पे मिलता है, महीने पे मिलता है, तो वो उनको रेगुलर तरीके से मिलता रहे, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा हायर रिटर्न की बजाय आप ये ध्यान दो कि आपको जो रिटर्न मिले ना वो रेगुलर हो, ठीक है। एक बार ज़्यादा सा मिल गया रिटर्न, उसके बाद 2-3 महीने मिला ही नहीं, तो अगर फ्लक्चुएटिंग रिटर्न है उससे ज़्यादा बेटर है कि रेगुलर रिटर्न हो। भले ही आपका जो इनकम है वो कम हो, जो रिटर्न मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम हो, लेकिन रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो कि अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। एक बार में ही ज़्यादा मिल जाए उसके बाद 2-3 महीने ना मिले तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा रेगुलरिटी पे, ठीक है। दिस इज डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की सिक्योरिटीज़
का सिलेक्शन किया है, किस जगह पे पैसा लगाया है, ठीक है। Therefore, before investing money, one should compare the rate of interest and the associated risk under various schemes and ऑप्शंस। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो मनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब आप जिस भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, उस कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी की रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आप देखो कि वो कंपनी, दूसरी कंपनी कितना इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, और कितना रिस्क है, रिस्क को भी देखो। दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर रेट ज़्यादा है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब रिस्क भी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा रिस्क लेने से बेटर है कि कम इंटरेस्ट पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सेकंड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब है, मतलब कि आप जब चाहो, आपको जब ज़रूरत हो, आप अपना पैसा मार्केट से निकाल पाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जब ज़रूरत होती है तो उस समय आपको पैसा तुरंत नहीं मिल पाता है। तो लिक्विडिटी का मतलब यही होना चाहिए कि आपको जब ज़रूरत है तब आपको वो पैसा मिल पाए, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ट द सिक्योरिटी इनटू कैश विदाउट सेक्रीफाइसिंग वैल्यू। मैंने बताया ना कि आपका जो भी सिक्योरिटी आपने खरीदा है, मान लो आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आप बेचो तो आपको कैश तुरंत मिल जाए, आपको उसके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। द मोर लिक्विड एंड इन्वेस्टमेंट इज, द हायर इज इट्स प्राइस, और इन अदर वर्ड द लोअर द रिटर्न टू द इन्वेस्टर। देखो, अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो उस समय उस लिक्विडिटी का प्राइस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो इन्वेस्टर को फ़ायदा कम होगा। अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो और वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो आपको फ़ायदा क्या होगा, कम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनकम और लिक्विडिटी है ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप पैसा निकालो तो ये नहीं कि एकदम फटाक से आपको पैसा मिल जाए, हो थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन आपका जितना पैसा है वो अच्छे से आपको मिल जाए, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा तो फट से मिल गया, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको अच्छे से नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा इनकम और लिक्विडिटी पे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है रिकॉग्निशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड कंडीशंस। देखो, अगर मार्केट का ट्रेंड बदला तो उसका असर आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी पे भी पड़ेगा, और पैसा आप कैसे वापस ले रहे हो उस पे भी पड़ेगा, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आप अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि जो भी बिजनेस ट्रेंड है वो बदलेंगे तो नहीं, और अगर बदलेंगे तो उनका असर क्या होगा। ये सब आपको सोच समझ के, रिकॉग्नाइज करके तब पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक। और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने पैसा लगाया किस टाइम पे है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो जिस टाइम पे, उस टाइम पे अगर कंपनी प्रॉफिट में है, और अगर आप पैसा निकाल रहे हो उस टाइम पे भी कंपनी प्रॉफिट में है, तब तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। अगर कंपनी घाटे में है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पूरा स्टेजेस का। आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर बिजनेस के ट्रेंड चेंज हुए, कंपनी के शेयर गिरे या कंपनी को लॉस हुआ, तो आपको कैसे लॉस होगा, ठीक है। आपको वो सब कुछ समझ के तब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपको जो कंडीशंस हैं, जो बिजनेस के ट्रेंड्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके बाद फिफ्थ है इजी एसेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। देखो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। मान लो अगर आप कोई पॉलिसी खरीद रहे हो कुछ पैसे की, आपको हर महीने उसमें कुछ पैसे लगाने हैं, कुछ पैसे देने हैं, तो ऐसा अमाउंट आप सेट करो जो आप दे पाओ, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी से आपको पैसा कब मिलेगा, कितने टाइम के लिए पॉलिसीज़ है, ठीक है। सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वाइल चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर फैमिली फंड्स, वन मस्ट कंसीडर द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सक्सेस। तो कोई भी फैमिली फंड्स के ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अ फैमिली में चूज एन इन्वेस्टमेंट विच माइट रिजल्ट इन लॉस सिंपली बिकॉज दे डिड नॉट
foresee the problems involved in the management of security of property or property required। देखो कई बार नुकसान भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट से आपको, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे आपको इसको मैनेज करना है, कितने पैसे की ज़रूरत है, आपको हर महीने कितना पैसा देना है, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर ये सब आपको अच्छे से पता नहीं है, आपने पूरा अच्छे से एकदम प्लानिंग नहीं की है, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। मान लो अगर अभी आपके पास पैसा है, आपने जल्दी जल्दी में कोई पॉलिसी ले ली जिसमें महीने में आपको ज़्यादा पैसा देना है, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद आपके पास उतना पैसा ना हो, तो फिर आप उसको हर महीने जमा नहीं कर पाओगे ना। तो आपको थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टिंग इन नीडेड कमोडिटीज़, मतलब जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उसमें इन्वेस्ट करो। द डेट ऑन विच एन इन्वेस्टमेंट is to mature is important for a family that plans to have funds available for a known future need। देखो कई बार होता है ना, जैसे मान लो आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप अपने बेटे को एजुकेट करना चाहते हो, बच्चे की एजुकेशन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको कब मिलेगा, ठीक है। मान लो जिस टाइम के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है उस टाइम पे वो पैसा नहीं मिल पाया, तब तो फिर आपका घाटा ही है ना, आपका लॉस है। तो आपको नीडेड कमोडिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आप कोई भी प्लान खरीद रहे हो तो आपको अपनी नीडेड कमोडिटीज़ को ध्यान में रखना है कि आप जो ये पैसा लगा रहे हो ये आपको चाहिए कब, ठीक है। ज़रूरत के टाइम पे ये आपको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई भी फैमिली पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लेंथ और ड्यूरेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए आपको पैसा जमा करना है और कब आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर रहे हो तो आपको वो टाइम ध्यान में रखना है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है, जब बच्चे को हायर एजुकेशन देने की ज़रूरत है, तो पैसा आपको मिल जाए, ठीक है। इसके बाद है टैक्स एफिशिएंसी। देखो कई बार होता है ना कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स में हमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता है, तो आपको टैक्स को भी ध्यान में रखना है। इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच लीड टू टैक्स सेविंग। तो उन जगह पे पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे आपका टैक्स जो है थोड़ा सा बच सके। अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द इनकम टैक्स एक्ट कैन बी यूज टू सेव टैक्स। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स एक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस बताए गए हैं जहाँ पे आप जिनको समझ के आप टैक्स को बचा सकते हो, ठीक है, टैक्सेस को बचा सकते हो। तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हो, ईपीएफ में पैसा लगाते हो, पीपीएफ में पैसा लगाते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टैक्स में रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है, मिलता ही है। उसके बाद है आफ्टर इन्वेस्टमेंट सर्विस। आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद क्या होगा वो भी आपको ध्यान में रखना है। वाइल सेलेक्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट instrument, customer care और customer service must be a critical decision making factor। तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ की कस्टमर सर्विस कैसी है, वो अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करता है, कस्टमर को कैसे सर्विस देता है, ठीक है। Good customer care includes easy encashability of securities, good communication network, timely dispatch of interest or dividend warrants, timely disbursal of the due amount after completion of investment period, keeping the customer posted about changes in the policies, interest rate, etc। तो देखो अच्छी जो कस्टमर पॉलिसीज़ होती हैं उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में आपका जो पैसा है वो आपको ईजिली मिल पाए, ठीक है। जब भी आप कैश चाहो तो आपको वो कैश मिल पाए। गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क, सबसे बड़ी बात एक ये भी होती है कि जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ का कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे जाके बात कर पाओ, ठीक है। टाइमली डिस्पैच ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड वारंट्स, मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। उसके बाद
जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद आपको आपका पैसा मिल जाए, जो भी इंटरेस्ट उस पे बना है वो भी आपको मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर किसी तरह का कोई चेंज हो रहा है पॉलिसीज़ में तो वो भी आपको पता चलता रहे, ठीक है। तो इन सबको आफ्टर इन्वेस्टमेंट सर्विस के अंदर रखा जाता है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये सारी सर्विसेज मिलती हैं। आपके साथ अच्छे से बात की जाती है, आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ समझाई जाती है, कोई अगर नई पॉलिसी आई है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाता है, आपको जो इंटरेस्ट बन रहा होता है आपके पैसे का वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है, ठीक है। A customer friendly company provides the needed support and protection to the investor as when required। तो जो भी कस्टमर फ्रेंडली कंपनीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को सपोर्ट भी देती हैं, प्रोटेक्शन भी देती हैं जब भी इन्वेस्टर को ज़रूरत होती है तो, ठीक है। मतलब आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपको हमेशा कंपनी क्या करेगी, सपोर्ट देगी, प्रोटेक्शन देगी, जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी वो आपको सलाह भी देगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड। देखो, इन्वेस्टमेंट के समय टाइम पीरियड को भी आपको ध्यान में रखना होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब जितने भी टाइम के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल 10 साल जितने भी टाइम के लिए, द लॉक इन पीरियड इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग ऑन एन इन्वेस्टमेंट। देखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, डिसाइड करने वाले हो कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो उस समय आप लॉक इन पीरियड को ध्यान में रखो। देखो, लॉक इन पीरियड क्या होता है, जिस समय आप पैसा एकदम नहीं निकाल सकते। जैसे स्टार्टिंग में जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो कुछ साल, 2 साल 4 साल 5 साल, वो जो पीरियड होता है वो लॉक इन पीरियड होता है, मतलब उस समय में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। द लॉन्गर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट द हायर इज़ द रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो, जितना लंबा ये लॉक इन पीरियड होगा, जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो जितना लंबा होगा उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। आपको पैसे उतने ज़्यादा मिलेंगे, आपको इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट फिक्स्ड स्कीम्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर फॉर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। तो जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, जहाँ पे लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो हायर मिलता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के मुकाबले लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो होते हैं वो आपको अच्छा इंटरेस्ट देते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं, ठीक है। तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हाई होता है। Thus, the investors must choose between a higher return with a longer waiting period or a comparatively lower return for a short lock-in period based on the needs and requirements of his her family। तो जो भी इन्वेस्टर है वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकता है, लेकिन वो ये ध्यान रखे कि अगर वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को चूज़ करता है तो उसको हायर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो शॉर्ट लॉक इन पीरियड को चूज़ करता है तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो लोअर होगा, उसका इंटरेस्ट का रेट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। इसके बाद है कैपेसिटी। देखो, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। वन शुड नॉट इन्वेस्ट बियॉन्ड वंस कैपेसिटी सो दैट द इन्वेस्टमेंट कैन बी फ्री ऑफ अनड्यू हार्डशिप्स। It is important to balance present needs with future needs and security। तो ज़रूरी है कि आप बैलेंस करो अपनी प्रेजेंट नीड्स को और अपनी फ्यूचर नीड्स और सिक्योरिटी को। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंट नीड्स क्या हैं, ठीक है। उनको ध्यान में रखकर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करो। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे इन्वेस्टमेंट के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में उसको बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।